यस, आई थिंक हमारे आज के सोसाइटी में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है और ख़ास करके सिविल सर्विसेज में भी देखा जा रहा है कि हर साल संख्या जो अप्लाई करते हैं इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए वो काफ़ी बढ़ रहा है। और डेफिनेटली आई थिंक ये कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं रहता है पढ़ाई करने के लिए। अलग अलग लोगों का अलग अलग स्ट्रैटेजी रहता है। कई लोग बोलते हैं कि वो काफ़ी लंबे समय तक पढ़ते रहते हैं, दिन का 17-18 घंटा तक पढ़ते रहते हैं, उसके बावजूद शायद वो कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाता है। एट द सेम टाइम कई लोग अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं और उनका हो सकता है वो 8 ही घंटा या 10 ही घंटा पढ़ रहे हैं और उनका निकल जाता है। तो एक चीज़ हम लोगों को ये समझना होगा कि हर एक व्यक्ति का कैपेबिलिटी और कैपेसिटी यूनिक रहता है। जो स्ट्रैटेजी एक इंडिविजुअल के लिए काम कर सकता है वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे इंडिविजुअल के लिए भी काम करे। तो सबसे पहली बात, जो भी कॉम्पिटिटर है या जो भी कैंडिडेट है उनको ये जज करना पड़ेगा कि उनके स्ट्रेंथ क्या है और उनका वीकनेस क्या है, उनका क्या कैपेसिटी है। और अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ वो अपने आप को वीक समझते हैं तो डेफिनेटली उस एरिया में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जो उनका स्ट्रेंथ्स है, जिस चीज़ को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिसके बारे में वो लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कॉम्प्रहेंड कर सकते हैं, हो सकता है उसमें उतना समय देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को अपने लिए उनके खुद के कैपेसिटीज़ को आंकलन करने की ज़रूरत है, इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। इवैल्यूएशन वो कैसे कर सकते हैं? वो अलग अलग सब्जेक्ट्स का स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद उनके क्वेश्चन पेपर्स को वो ट्रायल कर सकते हैं और बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स उनको समझ में आएगा कि किस एरिया में उनको कॉम्प्रहेंशन इजीली हो रहा है, किस एरिया में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं और सही उत्तर दे पा रहे हैं, और कौन से ऐसे एरियाज़ है जिसमें वो कम अंक प्राप्त करें। तो टेस्ट पेपर्स को करने से उनको उनके क्षमता के बारे में समझ में आएंगे। ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल हुआ। उसके अलावा देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सिलेबस काफ़ी वास्ट रहता है और अलग अलग एरियाज़ को कवर करना रहता है। और कई लोगों के पास समय रहता है लेकिन किसी कारण हो सकता है वो डिवोट नहीं कर पा रहे या शुरू नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले मेरा सुझाव यही होगा कि वो जल्द से जल्द प्रिपरेशन का काम शुरू करें और एक वर्कआउट कर ले शेड्यूल या टाइमलाइन, जिसमें वो वन टाइम रीडिंग हर एक सिलेबस का करे, हर एक सब्जेक्ट का करे, एंड फिर ज़्यादा समय वो डिवोट करे रिवीजन में। बिकॉज आई थिंक ह्यूमन मेमोरी और ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से काम करता है कि जिस चीज़ को आप बार बार पढ़ेंगे वो बहुत इजीली रिटेन हो जाता है, उसका रिटेंशन कैपेसिटी ब्रेन का बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि रिवीजन के लिए वो पर्याप्त समय रखे, बेस्ड ऑन द सिलेबस, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बुक्स, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ चैप्टर्स टू बी कवर्ड। वो शेड्यूल अपना बना ले कि वन टाइम रीडिंग हर एक सब्जेक्ट का हो जाए और उसके बाद रिवीजन के लिए मिनिमम वो 2 महीना 3 महीना या अगर पॉसिबल है तो 4 महीना वो रखें और लगातार सभी सब्जेक्ट का वो रिवीजन करते रहें। एग्ज़ाम्स का जो मॉडल भी है, किसी में एक ऑब्जेक्टिव टाइप का, अगर सिविल सर्विसेज का बात करेंगे तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, इसमें सीसैट है और जनरल स्टडीज़ है, फिर मेंस का कुछ पेपर्स होते हैं एंड फाइनली पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो प्रिलिमिनरी के पहले ही सभी सब्जेक्ट का रिवीजन कम से कम 3 या 4 बार होना बेहतर है, ताकि आप जब एग्ज़ाम का समय आता है तो फिर सब्जेक्ट फोकस्ड पढ़ाई हो सकती है। लास्ट मिनट के लिए नहीं रखें, दैट इज़ द मेन आई थिंक प्रिंसिपल, उस पर वो ध्यान रखना चाहेंगे। और तीसरा है कि वो ऑर्गेनाइज तरीके से स्टडी करें। अगर शेड्यूल सेट रहता है, चैप्टर्स फिक्स रहता है, तो वो उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से करें। हैफ़-हज़ार तरीके से और हौच-पौच तरीके से करने से इट विल बी कन्फ्यूजिंग और रिटेंशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। सो बेहतर है कि वो शेड्यूल अगले 2 महीना 3 महीने का शेड्यूल बना करके उसको अगर वो स्टिक कर पाएंगे तो ऑर्गेनाइज स्टडीज़ इज़ ऑलवेज बेटर दैन हैविंग डिसऑर्गेनाइज स्टडीज़। एट द सेम टाइम क्योंकि बहुत करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पेपर्स आ रहे हैं, एनालिटिकल थिंकिंग आज के दिन में काफ़ी ज़रूरी है। तो करंट अफेयर्स पे निश्चित रूप से एवरी डे
कुछ पेपर्स या जीके करंट अफेयर्स बेस्ड बुक्स को वो पढ़ सकते हैं, और सिर्फ पढ़ के नहीं रहे लेकिन उसके ऊपर एनालिसिस करें, फ्रेंड्स के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ डिस्कशन करें, जो मेन थीम इश्यूज़ है, जो बर्निंग टॉपिक्स है, उनके संबंधित राज्य का हो सकता है या उनके इंडिया का, देश का हो सकता है, या इंटरनेशनल अफेयर्स हो सकता है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो सकता है, जो मेन स्ट्रीम इश्यूज़ है उसके बारे में एनालिटिकल एबिलिटी को वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ सिलेबस पे फोकस नहीं करते हुए आज के पेपर्स को फोकस करें, ओपिनियन आर्टिकल्स को वो पढ़े, बट एट द सेम टाइम जब ओपिनियन फ्रेम होता है तो वो बहुत हार्ड कोर टाइप का ओपिनियंस नहीं होना चाहिए। एज ह्यूमंस, एक्सपेशली एज एडमिनिस्ट्रेटर्स या फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स या जिस फील्ड में भी आप जाना चाहेंगे, एक एबिलिटी होना चाहिए इनहेरेंट दैट वी विल इवॉल्व विथ टाइम। हम लोग जो चेंजिंग सिनेरियो रहता है समाज का और वर्क कल्चर का, एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नेंस का, वी शुड बी अडेप्टेबल टू दोज चेंजेस। इस तरीके से एक एबिलिटी वो डेवलप करे दैट हम लोग सॉल्यूशंस दे प्रॉब्लम्स को, और सिर्फ प्रॉब्लम्स को पे ही फोकस नहीं करें बट ऑल्सो थिंक अबाउट व्हाट विल बी योर सॉल्यूशन फॉर दोज प्रॉब्लम्स। उसके बारे में वो विचार करें, आंसर राइटिंग उसमें करें, पुराने क्वेश्चन पेपर्स को वो ट्राई करें। एंड क्वेश्चन पेपर्स की अगर बात करेंगे, आई थिंक हम लोगों ने सभी ये मिस्टेक किया है कि हम टाइम लिमिट को फिक्स करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज़ आप इतना सारा चीज़ पढ़े रहते हैं कि एक टॉपिक जो आपको अच्छा लगे आ जाता है तो यू कैन जस्ट कंटिन्यू टू राइट फॉर 10 पेजेस। इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सो आप अपने जो कंटेंट है, जो मटेरियल आपके पास है, वो आप कैसे फ्रेम करेंगे, कम शब्दों में कैसे आप उसको लिखेंगे, उस पर प्रैक्टिस अवश्य करना चाहिए। कई लोग कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखेंगे, आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। सिंपल तरीके बट इफ़ेक्टिव और कन्विक्शन के साथ अगर आपके आंसर्स बनेंगे तो मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा मार्क्स उस पर मिलेंगे। सो ये नो डाउट कि आपने बहुत ज़्यादा मटेरियल और कंटेंट गेन किया है आपके पढ़ाई के दौरान, लेकिन आप इस कंटेंट को समरी करते हुए कम शब्दों में बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे आप उसको ट्रांसलेट करेंगे आपके आंसर्स में, उस पर विशेष ध्यान ज़रूर देना चाहिए। सो आई थिंक काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज़ हैं। अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं और आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली बहुत सिंसियरली टाइम डिवोट देना होगा, ऑर्गेनाइज तरीके से टाइम डिवोट देना होगा, आपके थिंकिंग कैपेसिटीज़ को एक्सपैंड करना होगा, नॉलेज एक्यूमुलेट करना होगा बाय रीडिंग डिफरेंट बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। एंड साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रेस्ड फुल तरीके से वो नहीं पढ़े, दे शुड हैव बी अ फ्री माइंड, और एवरी डे अगर वो शेड्यूल को स्टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली एंड ऑफ दी टाइम एग्ज़ाम के पहले वो स्ट्रेस कम हो जाता है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि वो जल्दी पढ़ाई का काम शुरू करें, ऑर्गेनाइज तरीके से करें और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए वो समय रखें। मुख्यतः मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी काफ़ी हेल्प कर सकता है, और अपने वीकनेसेस पे ज़रूर ज़्यादा ध्यान दें, और जो स्ट्रेंथ्स है उसको और बेटर करने के लिए भी उसको पूरे तरीके से इग्नोर नहीं करें। ये भी नहीं सोचे कि मुझे तो ये सब आता है तो आई डोंट नीड टू डू दिस। इस तरीके से नहीं है, बिकॉज़ आप जो साल भर का पढ़ाई आप करेंगे वो आपका कुछ घंटों का एग्ज़ाम में आपको दिखाना है कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, प्लस साथ साथ आप अच्छे से उसको एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। सो डेफिनेटली प्रैक्टिस करना चाहिए, थॉट्स को अच्छे से फॉर्मुलेट करने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे आपके आंसर्स अच्छे हो सकते हैं। टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट को निश्चित रूप से स्टिक करना चाहिए, वो प्रैक्टिस के साथ ही आ सकता है, इस पे ज़रूर वो ध्यान दें। और पर्सनालिटी टेस्ट में भी उसी तरीके से एक एटीट्यूड रखें जो पॉजिटिव रहे, और अच्छा नॉलेज बेस अपना तैयार करें। अपने जो एप्लीकेशंस रहते हैं उसमें कई तरीके के सवाल रहते हैं कि विच इज़ योर हॉबी, विच आर योर रिलेटेड फील्ड जिसमें आप में इंटरेस्ट है, तो उसमें जो उनको एक्चुअल इंटरेस्ट है या जो उनका एक्चुअल हॉबी है उसी को रखें। बिकॉज़ बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने से अगर कोई गलत लिखता है या कुछ और लिखता है तो वो फिर आंसर नहीं कर पाएंगे। सो बी ट्रूथफुल इन योर एप्लीकेशंस एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द इंटरव्यू। दूसरा है कि ओवरऑल जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसके लिए भी करंट अफेयर्स का वो
तैयारी रखें, बिकॉज करंट अफेयर से ज़्यादा फोकस रहते हैं, प्लस कुछ पर्सनल जो उनके इंटरेस्ट है उस पर पूरा तैयारी रखें, वो जहाँ से हैं, जिस जगह से हैं उसके बारे में तैयारी रखें और कॉन्फिडेंट रहे। थैंक यू।